तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज से हम आरआरबी एनटीपीसी एंड आरपीएफ एग्जाम 2024 के लिए मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिन्हें हम चैप्टर वाइज करेंगे। जिसमें आज हम पहले टॉपिक परसेंटेज को करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से टाइप वाइज हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो अब तक आरआरबी एनटीपीसी आरपीएफ एग्जाम एंड ग्रुप डी में पूछे गए हैं। इस सीरीज की डेली एक क्लास आपको आज से लेकर आरआरबी एनटीपीसी और आरपीएफ एग्जाम तक के दिन तक आपको डेली एक क्लास मिलेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आज की क्लास के टाइप 1 का पहला प्रश्न। एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सही है, ये पहला प्रश्न है। एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए आप इस टाइप के प्रश्न में जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी होती है ना, उसका फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, जैसे 4% का फ्रैक्शन है 1/25। अब उसने बोला है 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद हो जाएगा 25 से 26 एंड 25 से 26। ठीक है, अब हम इनके आपस में गुणा करते हैं। 25 में 625 और 26 की 26 से गुणा करेंगे तो बनेगा 676। ठीक है, अब उसने दे रखा है एक कस्बे की जनसंख्या ये दे रखी है 224375। ठीक, अब उसने जो ये दे रखी है पहले वाले उसकी दे रखी होती है, जो दे रखी होती है वो 600 मतलब पहले वाले का मान होता है, यानी 625 की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी 224375 इसने दे रखी है 625 की वैल्यू, और उसने पूछी है 676 की वैल्यू, यानी 676 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। इस वाले की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब या तो आप इसको सोल्व कर लें पूरे को एग्जाम में, या तो आप इसको सोल्व कर लें, या आप इन टाइप के प्रश्न में या आप विभाजकता का नियम लगा सकते हैं। वो कैसे, देखो जैसे इसने ये 625 की वैल्यू दे रखी थी, इसके अंदर 25 आ रहा है, यानी जो मान दे रखा है ये 25 से कंफर्म करना है। ये वाला जो मान दे रखा है, ये वाला मान, ये तो ये 25 से करना कंफर्म है। अब जो पूछ रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसने जो पूछा है वो 26 से जरूर कटेगा, है ना, क्योंकि 2 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो 26 के मल्टीपल में होगी, तो 26 से कटने वाला मान होगा। और 26 का मतलब 13 इंटू 2। ठीक है, 13 इंटू 2 26 का मतलब, यानी 13 से भी जरूर कटेगा। तो आप बस वो ऑप्शन चेक कर लें इन चारों में से जो 13 से पूरा पूरा कट रहा हो। ठीक है, बस वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो देखो 13 से कटने वाला, इसमें ये वाला ऑप्शन नहीं कट रहा, ए ऑप्शन नहीं कटेगा, सी भी नहीं कटेगा, बी भी नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन है डी जो 13 से पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भाग करके देख लेना, यही ऑप्शन कटेगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 24 26 84। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। 13 से विभाजित का नियम, 13 से डायरेक्ट भाग जा रही है इसके अंदर, बाकी किसी में नहीं जा रही, 3 ऑप्शन में नहीं जा रही, बस ऑप्शन डी में जा रही है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है, यानी वो अधिकतम अंक पूछ रहा है। ठीक है, कितने प्राप्त कर सकता है। तो देखो आइए करते हैं इस प्रश्न को। देखो वो उसने दे रखा है, मतलब उसे जैक को कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, 45% अंक प्राप्त हुए जैक को, और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब जितने अंकों से अनुत्तीर्ण होते हैं उतने ही अंक उसको दे देते हैं। ठीक है, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, मैंने उसको दे दिए, बराबर कर लेते हैं। फिर उसने बोला है यदि वह 65% अंक प्राप्त करता है, यानी 65% अंक प्राप्त करता, तो 6 अंक उसको अधिक प्राप्त हो जाते। जब 6 अंक उसको अधिक प्राप्त हो गए तो वो वाले 6 अंक उससे ले लो। ठीक है, अब इसको बस बराबर कर दो। देखो 18 और 6 24, इधर आएगा माइनस का, यानी जुड़ जाएंगे दोनों। और 65 में से 45 गया, कितना बचा 20। ठीक है, यानी 20% की वैल्यू उसने दे रखी है 24। अब देखो, अब उसने पूछा अधिकतम अंक, यानी अधिकतम अंक तो 100 होते हैं, तो बस आप इसको 20% को 100% बना लो, इसमें 5 की गुणा कर दो, 100% बन जाएगा। ठीक है, 100% की वैल्यू तो पूछ रहा है वो। अब इसमें भी 5 की गुणा कर दो, यानी 24 पंजे 120। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। देखो 1000 दे रखी है इसने, और पूछ रहा है कितने वर्षों में 1331 हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, इसने फ्रैक्शन कितनी दे रखी है 10%। आप फ्रैक्शन वैल्यू लें इसकी 10%। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी 10 से 11, कोई वैल्यू 10 से 11 हो गई। ठीक है, बस आप जब भी देखो प्रश्न इस टाइप का दे जाए, मतलब दिया जाए इस टाइप का प्रश्न, यानी 3 चैप्टर में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक होता है ये वाला आपका परसेंटेज, एक प्रॉफिट लॉस, और एक होता है आपका SICI। ठीक है, इन चैप्टर में फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन बनते हैं। बस सारे क्वेश्चन सेम होंगे बिल्कुल। अब देखो आप चेक करो, यानी 10 इसने दे रखा मान कितना 1000 और 1331। ठीक है,
अब ये चेक करें आप, 1000 यानी 10 और 11 था, 1000 10 की कितनी पावर से बनता है, यानी 10 की 3 पावर से बनेगा, और 1331 11 की 3 पावर से बनेगा। तो सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर n की वैल्यू हो जाएगी 3 वर्ष। ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी 3 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। ठीक, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। सही है, आइए चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखो टोटल कस्बे की हमने जनसंख्या मान ली 100 है, यानी 100 है पूरी। अब उसने बोला 5% किसी महामारी में मतलब मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो 5% लेस कर दो इसमें से। सही है, यानी कम कर दो, तो ये बचेगा 95%, मतलब 100 में से 5 गया, टोटल 95 बचेगा। अब उसने बोला है बची जनसंख्या यानी शेष जनसंख्या ये वाली में से 8% कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस 95 का 8% निकाल दो इसमें से, तो ये बचेगा 5 8 87 87 87 बचेगा ये। अब उसने बोला है यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, यानी अब जो शेष बची है वो जनसंख्या दे रखी है उसने कितनी, 88,274, यानी 87 की वैल्यू दे रखी है उसने, और पूछ रहा है तो कुल जनसंख्या यानी 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो ये 87 का मान दे रखा है, आप 100 की वैल्यू निकाल दो। अब देखें कैलकुलेशन तो बहुत हार्ड हो जाएगी, लेकिन आप इसको 1 सेकंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी। देखो 87 से एक बार कट रहा है ना, ये वाला 88 एक बार कट रहा है। अब आप ऑप्शन चेक कर लें, जब ये कट रहा है तो ऑप्शन सी और डी खत्म। अब आप ये चेक करें, जब ये एक बार कट रहा है तो ये बिल्कुल आसपास नंबर है आगे वाले, यानी 274 बहुत पास नंबर है, लेकिन इसने ऑप्शन ए में 21,000 दे दिया, यानी बहुत ज्यादा दे दिया ना। और इसमें बिल्कुल पास है ऑप्शन बी में, ये देखो 100 है, मतलब 1000 बिल्कुल पास है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये बिल्कुल पास दे रखा है और यहाँ भी हमें पास ही जाना है बिल्कुल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने में ज्यादा समय खराब मत करना एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है आरआरबी के एग्जाम में। ठीक है, बस आप वहां पर जाकर डिजिटल सम लगा देना, या तो आप इस तरह सोल्व कर लेना। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 टाइप 2, प्रश्न नंबर 5 से टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप 2 का पहला प्रश्न। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, ये कितने हैं, बात एक ही है ना। आइए करते हैं इस प्रश्न को। देखो उसने बोला है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 10 से। तो 46% उसने प्राप्त किए और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको 10 अंक दे दो। ठीक है, फिर उसने बोला है वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। अगर वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे अधिक प्राप्त होते कितने, 8, तो 8 उससे ले लो। ठीक है, अब बस देख लो 10 और 8 18 और 46, 52 में से 46 गए, बचा कितना 6, तो 6% की वैल्यू उसने दे रखी है 18, और वो पूछ कितने गिरा है, तो न्यूनतम अंक कितने होते, 1% की वैल्यू कितनी हो गई फिर 3, क्योंकि 6 से ये 3 बार जाएगा। अब उसने पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, तो आप इन दोनों में से कोई से वाले में भी 1% की वैल्यू रख दो। ठीक है, चलो मैं पहले वाले में रख के देख लेते हैं 46। देखो 46% यानी 1% की वैल्यू 3, तो 46 की कितनी, 46 तिया प्लस 10 जोड़ दो इसके अंदर, तो 46 तिया होती है 138 और प्लस 10 148, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 148, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 148। ठीक है, अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75 अंक प्राप्त हुए 90 में से। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% हैं, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। देखो प्रश्न देखने में बहुत हार्ड सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इस प्रश्न को। उसने दे रखा है कुल प्राप्तांक और कुल पूर्णांक। अब ये देख लेते हैं हम कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक। ठीक है, यानी कुल प्राप्तांक कितना है, कुल प्राप्तांक 80 और 75, 80 और 75 कितना हो गया कुल प्राप्तांक 155, यानी 80 और 75 155। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कुल पूर्णांक कितना है। कुल पूर्णांक बोले तो 80 और 90, 80 और 90 170। कुल पूर्णांक था 170, उसको प्राप्त हुए 155। ठीक है, अब बस हमको इनका प्रतिशत निकाल देना है, बस और कुछ नहीं करना है, इनका प्रतिशत निकाल देना है, यानी कितने पूर्णांक का उसको अंतिम पूर्णांक का कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ। अंतिम पूर्णांक 170, उसको प्राप्त हुए 155, बस निकाल देना 155 बटा 170,
गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 1550, 1550 हो जाएगा 1550 बटा 17, बस 1550 को 17 से भाग देनी है। तो चेक कर लेते हैं, 17 नमा 153, 17 निम्मा 153, 153 दो बचा, ये हो जाएगा 20, 17 का ना 17, 17 का ना 17, 91। अब आप बस यहीं से चेक कर ले, 85 खत्म, 70 खत्म, 95 खत्म, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल। बस देखो ज्यादा सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं होती है एग्जाम में, हम बहुत जल्दी भी आंसर प्राप्त कर लेते हैं, बस सेंस लगाकर थोड़ा सा। 91 आया यहाँ पर, यहाँ 90 ऑप्शन भी दे रखा है, उसने निकटतम ही पूछा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 90%। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक, ये वाला प्रश्न कई सारे एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये आपके मतलब जीडी के लिए भी, जो एसएससी जीडी होने वाला है अभी 25 में, जनवरी 2025 में, उसके लिए भी इस टाइप के प्रश्न सारे, ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगी उसके लिए भी, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने बोला एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है, यानी बॉयज और गर्ल्स का उसने दे रखा है 5:6, ठीक है। अब देखो आप इनको और मतलब 5:6 को आप डबल डिजिट में ले आए, ठीक है, डबल डिजिट में आप लेकर आओ इनको, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको लिख लें 500 और 600। इस टाइप के प्रश्नों में, इस टाइप के जो ये वाला टाइप चल रहा है, आप इस टाइप के प्रश्नों में रेशियो अगर दे रखा हो तो उसको आप 100 के उसमें काटने वाली वैल्यू में लेकर आए, वहां पर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अब उसने बोला 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, यानी उनको छात्रवृत्ति मिलती है, और उसने पूछा है कितने परसेंट छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आपको इस वाले से इसका ये वाला मतलब आपको इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप डायरेक्ट यहाँ से कितने को नहीं मिलती वो निकालें, 20 को मिलती है, 80 को नहीं मिलती होगी, ठीक है। तो आप इसका 80% निकाल दें। फिर 25% लड़कियों को मिलती है तो 75 को नहीं मिलती होगी, सिंपल सी बात है, आप इसका 75% निकालें। देखो 80 निकालोगे 8 पंजे 40, 400, 75 अगर निकालोगे 75%, तो 75 छक्का होते हैं 445, 450 सॉरी 450, 5 छंग 30 का जीरो, हासिल के 3 और 7 छंग 42 और 3 45, सही है 450। अब टोटल कितने थे? 1100, और यहाँ पर हमारे कितने को नहीं मिलती है? 850 को नहीं मिल रही, बस इनका परसेंटेज निकाल दो, हो गया क्वेश्चन। 1100 गुणा 100, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 से काट लो 850 को, 11 7 77। सो अब मतलब काटने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पर आंसर आ गया, हमें काटने की जरूरत भी नहीं है, हमारा आंसर यहीं आ गया इंटू 100, ठीक है। यानी परसेंटेज आप इसको हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, हम इसको और आगे कर रहे थे, हमें और आगे करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर हमारा यहीं आ गया 850 बटा 11%, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 850 बटा 11%। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने दे रखा है 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 82%, ठीक है, यानी 82% छात्र, ये कौन है? पास वाले 82% छात्र। अब उसने बोला है उनमें से जो फेल हुए हैं उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो 2% छात्रों को पुनः परीक्षा यानी पासिंग के लिए 2% छात्रों को और रखा गया, तो ठीक है, पासिंग के लिए और रखा गया, तो टोटल पास कितने हो गए? 82 और 2 84, 84% टोटल पास, ठीक है। अब उसने बोला है अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। अब 100 में से 84% छात्र तो पास हो गए, तो बचे कितने? 16% छात्र ये वह हैं जो फेल हुए हैं, ये वे छात्र हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। अब उसने फेल वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 592, 592 उसने संख्या दे रखी है। उसने पूछा है कुल, यानी 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, तो आप बस इसका सॉल्यूशन कर लें और आ गया आंसर 592 बटा 16। अब 100 की वैल्यू वो पूछ रहा है, बस खत्म सवाल। 16 दिया 48 और 48 बचे कितने? 2 9 2 11 112, 16 सत्ते 112, 3700, 16 सत्ते को 37 बार पूरा पूरा गया, 16 से 592 और 37 की 100 में गुणा कर दो, आंसर आएगा आपका 3700, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 3700, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न ये फरवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, वहां पर भी आया था, ठीक है, और अब आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो उसने बोला टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए थे, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, बस सिंपल सा सवाल है। 40% उसको प्राप्त करने चाहिए थे और
वह 120 अंक प्राप्त करता है और कितने से फेल हो गया, 30 से, तो उसको 30 अंक दे दो, सिंपल सी बात है। तो 40% की वैल्यू आ जाएगी 150। उसने पूछा कितना, पूर्णांक यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 150 बटा 40 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 बार खत्म गया, 25 से 75 बोले तो 375। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 375। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखो उसने बोला है 3 सब्जेक्ट है भौतिक, हाँ 2 सब्जेक्ट हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो हम इस प्रश्न को डायग्राम से करेंगे। देखो उसने बोला दोनों विषयों में 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो 15% छात्र दोनों विषयों में, तो उनको बीच में रख लो। और उसने बोला है 80% छात्र भौतिक विज्ञान में और 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। उसने टोटल बीच में दे रखा है अनुत्तीर्ण और यहाँ पर बोला है उत्तीर्ण, तो हमको लेना अनुत्तीर्ण। तो 80 भौतिक विज्ञान में पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 20, ठीक है। अब 15 तो बीच में दोनों में हो गए, तो बचे कितने, 5 यहाँ पर रख दो। ये भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। अब यहाँ पर 70% छात्र केमिस्ट्री में पास हुए हैं, फेल कितने हुए होंगे 30। अब 30 में से 15 यहाँ पर आ गए, बीच में बचे कितने 15, ठीक है। तो अब देख लेते हैं 15 15 30 5 35, यानी 35% छात्र दोनों ही विषय में फेल हुए हैं। 35% छात्र दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं। अब उसने बोला है 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो जब 35% छात्र फेल हो गए 100 में से, तो पास कितने हुए होंगे, तो 65% छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। अब उसने 65% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 325, और उसने पूछा कितना, कुल संख्या यानी 100 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है हमसे, बस खत्म क्वेश्चन। 100 की वैल्यू वह पूछना चाह रहा है, 65 बटा 100, बस हो गया क्वेश्चन। देखो आप इसको काटो, 65 से 325 कितनी बार जाएगा, 65 पंजे 5 6 30, ये जाएगा 5 बार। देखो 5 पंजे 25 का 5 हासिल कर दो, 5 30 और 32, यानी 5 बार खत्म। 5 से 100 की गुणा करेंगे तो आएगा 500, यानी कुल पूर्णांक कितना है, यानी कुल संख्या कितनी है 500। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने औसतन 7% अंक प्राप्त किए। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54% अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्तांकों का औसत 64% हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसको ट्रिपल स्टार कर लें इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो 4 विषय हैं, यानी 4 विषय दे रखे हैं उसने, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। उसने 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं और उसने बोला है पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक कितना था, 50, यानी इसका भी 50, इस वाले का भी 50 और इसका भी 50। हमें इस वाले का उसने बोला है कि ज्ञात करना है, यानी 50 50 50 और चौथे वाले का हमको निकालना है, ठीक है। देखो अब उसने बोला क्या है, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। इन तीनों में औसतन उसने 60% अंक प्राप्त किए। देखो पहले वाले में भी 60%, दूसरे वाले में भी 60% और तीसरे वाले में भी 60%। अब हम जब निकालने हैं हमें, तो हम चेक कर लेते हैं 50 का 60% कितना होता है, 0 0 0 0 5 अंक 30, यानी 50 में से उसने हर सब्जेक्ट में इन तीनों में से 30 अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसने 50 में से हर सब्जेक्ट में 30 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब उसने 180 में से 150 अंक प्राप्त किए, सॉरी 90, 50 50 50 150, 150 में से 30 30 30, यानी उसने 90 अंक प्राप्त किए तीनों में, यानी तीनों सब्जेक्ट में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 90। अब उसने बोला है और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए, यानी पहले 3 में प्राप्त किए हैं कितने, 90, और लास्ट वाले में 54। और फिर उसने बोला क्या है, और उसके कुल प्राप्तांकों का औसत, एक मिनट उसको ना, इसको ना यहीं लिखते हैं पास में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। देखो उसने बोला है उसने पहले 3 सब्जेक्टों में प्राप्त कितने किए, 30 30 30 बोले तो 90, ठीक है। और उसने फिर बोला है कि उसे अंतिम विषय में कुल 54 अंक प्राप्त हुए, यानी चौथे वाले में 54 अंक प्राप्त हुए। और फिर उसने बोला है उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया, उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64 हो गया। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था, इस वाले विषय के लिए पूर्णांक देखो, पहले 3 50 50 50 50 50 50 150 150, उसने बोला चौथे विषय के लिए पूर्णांक, हमने मान लिया चौथे विषय के लिए पूर्णांक x था, ठीक है। चौथे विषय के लिए पूर्णांक क्या था, x, तो इंटू 100, इसको बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में। और उसने बोला इन सभी का प्रतिशत कितना हो गया, 64% हो गया इन सभी का प्रतिशत। बस इसको सोल्व कर लें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो 54 और 90 144, 54 और 90 144 बटा 150 प्लस x इंटू 100 बराबर 64, ठीक। देख लेते हैं बस थोड़ा सा, देखो 1400 ये हो जाएगा 14,400 बटा 150 प्लस x बराबर 64,
ठीक है। अब 150 प्लस एक्स की हम 64 में गुणा कर देंगे तो 14,400 तो यहाँ पर सेम रहेगा, यानी यहीं पर कर देते हैं 14,400 तो रहेगा रहेगा बराबर 64 की 150 में गुणा, 64 की हम 150 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15 15 चौक 60, 15 चौक 60, 0 6 और 15 छंग 90 से 96 यानी 9600। ये बना 9600 प्लस 64x, 9600 प्लस 64x। ठीक है, बस अब देखो 14,400 में से 9600 घटा दो, 14,400 में से 9600 घटा दो। ठीक है, 14,400 में से 14,400 में से 9600 गए तो बचा कितना 4800, और इस 4800 को आप 64 से डिवाइड कर दें, बस आ गया आपका x का मान। 64 से इसको काटोगे तो 64 से इसको काटोगे तो 16 16 चौका 64 और 16 तिया 48, 300/4, 300/4 बोले तो 75, 300/4, 4 से काट लेते हैं देखो 300 को भी, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 सत्ते 28 बचा 2, 20, 4 पंजे 20 यानी 75। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 75। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना होगा 75। ठीक है, अब आइए चलते हैं। अच्छा प्रश्न था ये, लेंथी प्रश्न था। आप एग्जाम में इसको कोई शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर सकते, आप इसी तरह करोगे एग्जाम में। और ये पूछा हुआ प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी 31 तारीख पहला महीना 2021 को, सही है, स्टेज फर्स्ट में यानी सीबीटी फर्स्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है टाइप 3, यहाँ से टाइप 3 चालू होता है। इसका पहला प्रश्न, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है यानी खर्च करता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। यदि रामू पहले x रुपए की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह यदि रामू पहले 22 रुपए की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह x रुपए की बचत करता है तो x माइनस 22 इंटू 100 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था ये। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हम इसको किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनकम, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर यानी खर्च, और यहाँ पे लिखेंगे बचत। सही है, यहाँ पे लिखेंगे हम उसकी बचत यानी सेविंग। ठीक, इसको साफ करके लिखते हैं थोड़ा। यहाँ पे लिखेंगे सेविंग। इनकम मैंने मान ली उसकी 100 थी, उसने खर्च कितनी कर दी 72, तो फिर उसकी सेविंग कितनी होगी 28। ठीक है, इनकम थी 100, उसने एक्सपेंडिचर कितनी की 72, तो सेविंग कितनी होगी उसकी 28। अब उसने बोला है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती हो, यानी 100 में 12% की वृद्धि होती हो तो ये आय हो जाएगी उसकी 112। फिर उसने बोला है और खर्च में 5% की वृद्धि होती हो, यानी इसमें 5% की वृद्धि कर दो तो 72 का 5% हो जाएगा। 72 का 5% 1/20, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 से हम 72 को काटेंगे 3.6, यानी 72 का 5% 3.6, 3.6 जोड़ दो इसमें 72 में यानी 75.6, यानी 72 का 5% हो जाएगा 75.6। अब इन वाले का डिफरेंस देख लें आप, इनका डिफरेंस होगा 75 76, 76 और 4 80, 24 24 12, 24 और 12 36, यानी इनका डिफरेंस आएगा 36.4। ठीक है, इन वाले का डिफरेंस यानी यहाँ से सेविंग आएगी इनकी 36.4 की। अब उसने बोला x माइनस 22, ये वाली वैल्यू थी 22 की और ये वाली वैल्यू आई है x की। ठीक है, अब उसने बस क्या बोला है x माइनस 22/22 इंटू 100 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 36.4 माइनस 28/28 इंटू 100, इसकी वैल्यू निकालनी है बस, यानी 36.4 माइनस 28, 36.4 माइनस 28 में से 36.4 में से 28 गया तो बचा कितना 8.4/28 इंटू 100। ठीक है, देखो पॉइंट हटाओ, एक जीरो यहाँ पे काट दो। ठीक, अब हम इसको काटते हैं। 28 तिया कितने होते हैं 84, 28 तिया 84 और 3 से 10 में गुणा करेंगे तो आएगा 30%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 30%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, इजी प्रश्न है, बहुत इजी है। देखो उसने बोला है प्रश्न में विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। मान लो उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग, मान लो उसकी इनकम 100 थी। ठीक है, एक सेकंड, मान लो उसकी इनकम 100 थी। ठीक है, अब उसने बोला है 80% एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी 80 वो खर्च कर रहा है, तो फिर सेविंग कितनी होगी 20 की, सिंपल सा। फिर उसने बोला है उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, यानी प्लस 25%, तो उसका वेतन अब कितना हो गया 125। फिर उसने बोला है उसके व्यय में 15% की वृद्धि होती है, व्यय में 15% की वृद्धि। ठीक है, 80 का अगर हम 15% निकालेंगे तो आएगा
15 8 120 12, तो 12 आएगा, 80 का 15% 12, तो 80 का 15% 12, तो 12 जोड़ दो, ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो अब उसका सेविंग कितनी हो गई, यानी अब उसकी बचत कितनी हो गई, तो 92 और 8 25, और 8 आपका हो गया 33, 25 और 8 33, यानी पहले थी उसकी बचत 20, अब हो गई 33, यानी कितने परसेंट बढ़ गई, बस वो यही पूछ रहा है। तो कितने बढ़ी है, देखो 33 में से आप 20 घटा दें, और किस पर बढ़ी है, 20 पर इंटू 100। ठीक है, तो ये बची 13 बटा 20 इंटू 100, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 65%। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 13 प्रश्न। थोड़ा गले में दर्द होने के वजह से आज हम 13 प्रश्नों पे करते हैं, वरना डेली हम 20 प्रश्न करेंगे इसके। ठीक है, तो आज आप 13 प्रश्नों से ही, मतलब आज आप 13 प्रश्नों से ही संतुष्ट रहे, हम कल पूरे उसके 20 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो आप इन सभी 13 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जीके विद रवि से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर उसका बीसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको सारे सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।